हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर एक बार से ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के लेक्चर्स कंटिन्यू करते हैं और हम लोग देखते हैं कि इस पूरे लेक्चर में हम लोगों को क्या पढ़ना है। देखिए, आज का लेक्चर जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि थर्ड लेक्चर है, तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिक कुछ टर्म पढ़ने वाले हैं जो हम लोग इम्यून सिस्टम में हम लोगों को क्या करेगा, हेल्पफुल करेगा। ठीक है, आगे का हम लोगों का जो टॉपिक है वो क्या है, इम्यून सिस्टम है। तो इम्यून सिस्टम को पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स हम लोगों को पढ़ना होगा थोड़ा सा हल्का सा इनके कुछ टर्म्स के बारे में, जो टर्म्स हम लोगों को क्या करेंगी, बहुत ही मतलब मदद करेंगी इम्यून सिस्टम को पूरे पढ़ने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी के बारे में हम लोग कुछ चीज़ें जानेंगे। देखिए, सबसे पहले बात आती है हमारी कि इम्यून सिस्टम में जो टर्म आता है आपका, वो आता है इम्यूनिटी। क्या आती है? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है? इट इज ए इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज एंड पैथोजेंस। यानी कि हम कह सकते हैं कि इम्यूनिटी क्या है, ये हमारे बॉडी का इंटरनल रेजिस्टेंस है किसी भी पैथोजेंस या किसी भी डिजीज से लड़ने के लिए, या किसी भी पैथोजेंस या किसी भी डिजीज के अगेंस्ट जो इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोगों के बॉडी में प्रेजेंट होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं। अब देखिए, ये जो इम्यूनिटी है इसका मतलब क्या है, आप सुनो। देखो, हम लोगों का क्या है, देखो हम लोग जैसे अभी मैं जहां पढ़ा रहा हूं, आप जहां पढ़ रहे हो, इन चीजों में आप देखो तो हम लोगों के ऑर्गेनिज्म, मतलब हम लोगों के बगल में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम लोगों के एयर में प्रेजेंट है, हम लोगों के एयर में प्रेजेंट है, और हम लोग उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इनहेल भी कर रहे हैं। उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, इनहेल भी कर रहे हैं। तो इनहेल अगर कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, तो हम लोगों को कोई भी डिजीज क्यों नहीं हो रही है भाई? अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम लोग जब इनहेल कर रहे हैं इन एयर्स के साथ, तो हम लोगों को क्यों कोई डिजीज कॉज नहीं हो रही है? तो इसकी सबसे बड़ी बात होती है कि हम लोगों के बॉडी के अंदर कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस पाई जाती है, जिसकी वजह से वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या वो पैथोजेंस, अब पैथोजेंस क्या है? पैथोजेंस का मतलब यही है स्टूडेंट्स कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमको डिजीज काजिंग करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको हम लोग एक नाम देते हैं पैथोजेंस। ठीक है, तो ये पैथोजेंस हम लोगों को जो एंट्री कर रहे हैं हम लोगों के बॉडी में, वो हम लोगों को इसलिए नहीं बीमार कर पा रहे हैं, इसलिए हम लोगों को कोई दिक्कत या कोई डिजीज नहीं हो पा रही है, क्योंकि हमारा जो बॉडी है, जो हम लोगों की बॉडी है, वो इंटरनली रेजिस्टेंस है इन पैथोजन से, इन पैथोजेंस के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, या इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जिसकी वजह से हम लोगों को कोई भी डिजीज कॉज ही नहीं हो रही है। अब बात आती है स्टूडेंट्स कि आखिर ये पैथोजेंस हम लोगों के लिए कैसे काम करते हैं, या इम्यूनिटी सिस्टम कैसे काम करता है। इसके लिए थोड़ी सी आगे चलते हैं, कुछ टर्म जानेंगे और उसके बाद हम लोग पूरा जानेंगे कैसे क्या चीजें होती है। टर्म हमारा आता है एंटीजन या एग्लूटिनोजेन, एंटीजेंस या एग्लूटिनोजेंस। यहां पे हम देख सकते हो आप कि मैंने लिख रखा है ए जी ब्रैकेट में, तो आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये चीजें आप लोग थोड़ा सा अपने माइंड में सेटअप करके रखिएगा। एंटीजन को हम लोग एजी के एब्रीविएशन से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि एब्रीविएशन आप जब देखते हो कि डॉक्टर से जब आपका कैप्सूल लिखता है तो सीएपी बस लिखता है, तो उसी तरह से एंटीजन्स को लिखने के लिए हम लोग एजी का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से एब्रीविएशन है। ठीक है, अब देखो इस एंटीजन्स के बारे में अगर बात की जाए तो एंटीजन्स होते क्या है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इट इज ए प्रोटीनियस मॉलिक्यूल, इट इज ए प्रोटीनियस मॉलिक्यूल, इट इज मेड अप ऑफ हेप्टन एंड कैरियर प्रोटीन। देखिए हेप्टन, हेप्टन क्या है, फैट प्लस कार्बोहाइड्रेट। यानी कि एंटीजन्स क्या है, एंटीजन्स हमारे कुछ है नहीं, ये एक प्रोटीनियस मॉलिक्यूल होते हैं, और ये प्रोटीनियस मॉलिक्यूल दो चीजों से मिलकर बने होते हैं, एक हेप्टन और दूसरा हमारा कैरियर प्रोटीन। और इन दो चीजों से मिलकर बने होने की वजह से इन्हें हम लोग नाम देते हैं, इन दोनों के बनने के बाद, यानी कि इन दोनों से जो बनता है वो हमारा क्या बनता है, देखो एंटीजन्स बनता है। क्या बनता है? एंटीजन्स बनते हैं। अब बात आती है कि जो ये एंटीजन्स हैं, ये जो एंटीजन्स हैं, ये एंटीजन्स पाए कहाँ जाते हैं, ये एंटीजन्स पाए कहाँ जाते हैं, अगर इसकी बात आती है इसमें,
तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो ये एंटीजेंस हैं, ये एंटीजेंस हमारे कहाँ पाए जाते हैं? सेल के अपर लेयर पे, ठीक है, इनवेलप पे। आप ऐसे कह सकते हैं कि सेल के इनवेलप पे। अब ये पाए कहाँ जाएंगे? ये हमारे बॉडी सेल के इनवेलप पे या हमारे बॉडी सेल के भी सरफेस पे पाए जा सकते हैं। बाहर के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो पैथोजेंस हैं, उनके सेल के ऊपर भी पाए जा सकते हैं, ठीक है। और ये एंटीजेंस ही हम लोगों को एंटीजेनिक स्टिमुलाई देते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों की बॉडी इंटरनली रेजिस्टेंस एक्टिव करती है। इंटरनली रेजिस्टेंस एक्टिव करने का मतलब है कि एंटीबॉडीज बनाती है, और उसके बाद वही एंटीबॉडीज एंटीजेंस को क्या करता है? खत्म करता है, या इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को क्या कर देता है? सप्रेस कर देता है। दो काम करता है। यहां पे देखो स्टूडेंट्स, एंटीजेंस की प्रेजेंस के आधार पे हम लोग एंटीजेंस को बांटते हैं दो टाइप में, एक सेल्फ, एक नॉन सेल्फ। देख सकते हो एंटीजेंस को हम लोग इसके दो टाइप्स देखते हैं, एक सेल्फ एंटीजेंस, एक दूसरा हमारा क्या है? नॉन सेल्फ, या इसी को हम लोग फॉरेन एंटीजेंस के नाम से भी जानते हैं। सेल्फ या इसको नॉन सेल्फ क्यों कहते हैं? देखो, अगर एंटीजन हम लोगों की बॉडी के सेल के सरफेस पे पाया जा रहा है तो वो क्या है? सेल्फ एंटीजन है। अगर एंटीजन हम लोगों की बॉडी के सेल के सरफेस के ऊपर नहीं पाया जा रहा, लेकिन बाहर वाले किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के या किसी बाहर वाले पैथोजेंस के सेल के ऊपर पाया जा रहा है, तो वो एंटीजेंस हमारी बॉडी के लिए कैसा होगा? नॉन सेल्फ एंटीजेंस होगा, या फॉरेन एंटीजेंस होगा, हम लोग कह सकते हैं। ये चीजें हम लोग देख लें। आइए चलते हैं, और भी कुछ टर्म है एंटीजेंस के बाद। अब एंटीजेंस तो समझ में आ गई ना। एंटीजेंस क्या है? जो हमारे बाहरी सेल्स हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो पैथोजेंस होते हैं, वही हमारे एंटीजेंस उसके ऊपर लगे होते हैं। ये एक प्रोटीनियस मॉलिक्यूल्स होता है जो कि हम लोगों को क्या करता है? एंटीजेनिक स्टिमुलाई प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या करती है? उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज क्रिएट करती है, और वही एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन ही हमारा क्या कहलाता है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आवर बॉडी कहलाती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं और आगे चलते हैं, टर्म देखते हैं एंटीबॉडी या एग्लूटिनिन। एंटीबॉडी या एग्लूटिनिन की अगर बात करते हैं तो ये है क्या? देखो स्टूडेंट्स, ये कुछ नहीं है, ये सबस्टेंस दैट द बॉडी, अब बॉडी में क्या, बॉडी के सारे सेल थोड़ी ना हमारे एंटीबॉडीज बनाते हैं, नहीं। अ सबस्टेंस दैट द बॉडी प्रोड्यूस इन ए ब्लड टू फाइट डिजीज, यानी कि ये एक ऐसे सबस्टेंस होते हैं जिसको हमारी बॉडी, और स्पेशली कौन? हमारा बी लिम्फोसाइट वाले सेल, ये क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। कहां पे? हमारे ब्लड में। क्या करने के लिए? हमारे डिजीज से लड़ने के लिए, जो हमें डिजीज कॉजिंग एजेंट होते हैं, उन एजेंट से लड़ने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे लिखा गया कि अ सबस्टेंस दैट द बॉडी, ब्रैकेट में, बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस इन द ब्लड टू फाइट डिजीज, किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए हमारी बॉडी जो सब्सटेंस बनाती है ब्लड में, वही हमारा क्या कहलाता है? एंटीबॉडी कहलाता है, या एग्लूटिनिन कहलाता है, ठीक है। अब इसकी बात करें तो जैसे हमने एंटीजेंस को देखा कि वो कैसे बने थे, उसी तरह से अगर इनकी बात करें कि ये किसके बने होते हैं, तो ये क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, यानी कि ये बने होते हैं हमारे, इट इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन। अब देखो, आपने एंटीजन देख लिए, आपने एंटीबॉडीज पढ़ लिया, अब आइए हम इनके मैकेनिज्म देखते हैं कि एंटीजेंस कब हमारी बॉडी में कैसे इंटर करेगा, और उसके इंटर करने की वजह से हमारी एंटीबॉडीज कैसे बनेंगी, या बी लिम्फोसाइट कब एंटीबॉडीज बनाएंगे और बी लिम्फोसाइट कब एंटीबॉडीज नहीं बनाएंगे। चलिए देखते हैं। देखिए एक्चुअली होता क्या है, देखो आपको यहाँ पे एक मैन दे रखा हूं, उस मैन का पूरा स्ट्रक्चर दे रखा हूं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस मैंस की मैं एक सेल का नाम दे रखा हूं बी लिम्फोसाइट। मैंस का एक सेल है जो कि बी लिम्फोसाइट सेल है, ठीक है। इस सेल में आप देख रहे हो कि ये सेल अभी कुछ भी प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, कोई भी प्रोडक्शन ये कर नहीं रहा है, ठीक है। कोई प्रोडक्शन कर रहा है नहीं।
देखो हम लोगों का एंटीबॉडीज जो है ये हमेशा नहीं बनते रहते हमारे बॉडी में कि नहीं 24 घंटा एंटीबॉडीज बन रहे हैं, नहीं, ये हमेशा हमारे बॉडी में नहीं बनते। ये कब बनते हैं? जब कोई भी एंटीजेंस हम लोगों को इन्फेक्ट करता है, कोई पैथोजेंस हम लोगों के बॉडी में एंट्री कर जाता है अपने एंटीजेंस के साथ, तब हमारी कौन क्रिएट होती है, किसका प्रोडक्शन होता है? हमारे एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो आपकी बी लिम्फोसाइट सेल कब एंटीबॉडीज बना रही है? जब आपका नहीं, आपके बाहर वाले जो पैथोजेंस है वो अपने एंटीजेंस के साथ आपकी बॉडी में एंट्री कर रहे हैं। तो जैसे ही वो एंटीजेंस हमारी आती है तो हमारी बॉडी के लिए ये एंटीजेंस क्या है? फॉरेन एंटीजेंस की तरह काम करेगा, नॉन सेल्फ एंटीजेंस की तरह काम करेगा। तो जिसकी वजह से ये करेंगे क्या? हमारे बॉडी के अंदर जैसे ही ये एंटीजन से एंट्री करेगा वैसे ही हमारी बी लिम्फोसाइट को क्या मिल जाएगा? एंटीजेनिक स्टिमुलाई मिल जाएगी। यानी कि हमारी बी लिम्फोसाइट सेल्स जो होंगी वो क्या हो जाएंगी? एक्टिव हो जाएंगी, और जिसकी वजह से वो करेंगी क्या? हमारे जो एंटीबॉडीज होती हैं इस एंटीजन के अगेंस्ट, उस एंटीबॉडीज को ये क्या करने लगेंगी? सिक्रीट करने लगेंगी, या हम कह सकते हैं प्रोड्यूस करने लगेंगी। कहाँ पे? हमारे ब्लड में। और जिसकी वजह से ये एंटीजेंस जब हमारे बॉडी के अंदर जाएंगे तो इन एंटीजेंस को मारने का काम या इन एंटीजेंस के मेटाबॉलिक प्रोसेस को सप्रेस करने का काम हमारा कौन करेंगी? एंटीबॉडीज करेंगी। ठीक है, जो एंटीबॉडीज हमारे बी लिम्फोसाइट के द्वारा क्या की गई हैं? प्रोड्यूस की गई हैं। कहाँ पे? हमारे ब्लड में। आइए और आगे देखते हैं, हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं एंटी सीरम। एंटी सीरम देखो क्या है। एंटी सीरम क्या है? इट इज प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी प्रेजेंट इन एनी ऑर्गेनिज्म सीरम फॉर स्पेसिफिक सीरम, नहीं सीरम नहीं है बच्चों, ये सीरम नहीं है, इसको स्पेसिफिक एंटीजेंस आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ये क्या है आपके? स्पेसिफिक एंटीजन है, स्पेसिफिक सीरम नहीं है, स्पेसिफिक एंटीजन फॉर स्पेसिफिक एंटीजन। सो दिस सीरम इज कॉल्ड एंटी सीरम। सो दिस सीरम इज कॉल्ड एंटी सीरम। चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एटीएस, एडीएस, एआरएस। ठीक है, देखिए होता क्या है। स्टूडेंट्स देखो हो क्या रहा है, आप लोगों का मान लीजिए जैसे दो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे हम ह्यूमंस हैं और कई एक बैक्टीरिया है। हम ह्यूमंस, एक बैक्टीरिया है। हम ह्यूमंस को टिटनस हो सकता है, या ऐसे आप ऐसे सुनिए, ये टिटनस वाला नहीं, आपको रेबीज वाला एग्जांपल देता हूँ, वो आपको बहुत ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा क्योंकि आपके मतलब हम कह सकते हैं लाइफ से रिलेटेड है। देखो हम लोगों को पता है स्टूडेंट्स कि अगर हम लोगों को कुत्ता काट ले तो जब कुत्ता काटेगा तो उस कुत्ते में प्रेजेंट है रेबीज नामक की बैक्टीरिया। अब ये रेबीज हम लोगों के बॉडी के अंदर या हम लोगों के ब्लड के जैसे ही कांटेक्ट में आता है तो हम लोगों की बॉडी में क्या होता है? अपने नंबर्स बढ़ा के फैल जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों को पता है कि आगे हम लोगों को बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है, लोग पागल वागल हो जाते हैं। ठीक है, मैडनेस आ जाती है, उनकी मेंटल स्थिति ठीक नहीं रह पाती है। ठीक है, ऐसी कई चीज़ें प्रॉब्लम्स हम लोगों को देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग देखो एग्जाम्पल ले रहे हैं एंटी सीरम का। इसका मतलब क्या है? देखो एंटी सीरम का मतलब ये है कि आपको कुत्ता काटा, अब आपको कुत्ता काटा तो आप तुरंत कहते हो, आपको डॉक्टर देता है, सलाह देता है कि आप जाइए इंजेक्शन लगवाइए। क्या लगवाइए? इंजेक्शन लगवाइए। अब इंजेक्शन लगवाने का मतलब क्या है? इंजेक्शन लगवाने का मतलब क्या है? इंजेक्शन लगवाने का मतलब ये है कि जो उस कुत्ते में रेबीज नामक की बैक्टीरिया है जो अब आपके बॉडी में एंट्री कर चुकी है,
उस रेबीज नामक की बैक्टीरिया की आपकी बॉडी एंटीबॉडीज नहीं बना रही है, यानी उस बैक्टीरिया के पास जो एंटीजन है प्रेजेंट, उस एंटीजन्स के अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या नहीं कर पा रही है, एंटीबॉडीज नहीं बनाती। लेकिन अब एंटीबॉडीज हमको चाहिए, लेकिन हमको वो एंटीबॉडीज चाहिए, तो हमारे डॉक्टरों ने, या हम कह सकते हैं हमारी मेडिकल साइंस ने ये चीजें खोजी कि देखा जाए कि इस रेबीज के अगेंस्ट किस ऑर्गेनिजम्स के सीरम में एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, यानी कि कौन ऑर्गेनिजम्स है जो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना सकता है। तो उन्होंने देखा कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है जो कुत्ते के रेबीज के अगेंस्ट वाली एंटीबॉडीज अपने सीरम में बना के रखा हुआ है। सीरम का मतलब होता है फ्लूइड, ब्लड जो हो रहा है ना, ब्लड की ही बात अगर हम कर ले तो वही आपकी सीरम है, ठीक है। तो सीरम का मतलब फ्लूइड, आपके बॉडी में जो फ्लूइड पाई जाती है उसी को हम लोग सीरम नाम देते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखा गया कि अब जो तीसरा ऑर्गेनिजम्स था, एक तो पहला कुत्ता, दूसरे आप, और तीसरा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में उस रेबीज का एंटीबॉडीज पहले से ही बना बनाया प्रेजेंट है, पहले से ही क्या है, बना बनाया प्रेजेंट है। तो ये बताओ, अगर उस तीसरे वाले ऑर्गेनिजम्स में से, उसके सीरम में से उस एंटीबॉडीज को निकाल के अगर आपके बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाए, तो ये बताओ क्या आपको एंटीबॉडीज दे नहीं दी गई उस रेबीज के अगेंस्ट, क्योंकि आपके बॉडी तो उस रेबीज के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना नहीं पा रही थी आपकी। तो आपकी बॉडी जब बना नहीं रही थी तो आपने क्या किया, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो एंटी बॉडीज बना रही थी किसके खिलाफ में, उस रेबीज के खिलाफ में, उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सीरम से आपने उसको सीरम को इंजेक्ट आउट किया उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और अपने बॉडी में क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से हुआ क्या, आपने प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज क्या की है, अपने अंदर क्या किया है, इंजेक्ट करवाया है। तो ये चीजें याद रखिए, जहां पे प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज जिस सीरम में प्रेजेंट होती हैं, उसी सीरम को हम लोग क्या नाम देते हैं, एंटी सीरम कहते हैं। तो यही आप लोगों का जो कह रहा है, और ये स्पेसिफिक एंटीजेंस के लिए होनी चाहिए। स्पेसिफिक एंटीजेंस के लिए मतलब ये है कि रेबीज के लिए रेबीज का एंटीबॉडीज होगा, टिटनस के लिए टिटनस का होगा, डिप्थीरिया के लिए डिप्थीरिया का होगा। यहाँ पे देखो तीनों के आपके फार्मूला जो फुल फॉर्म होते हैं, देखो एटीएस का मतलब होता है एंटी टिटनस सीरम, यानी कि वो सीरम की आप बात कर रहे हो जो सीरम टिटनस के एंटीबॉडीज को बना के रखा हुआ है, उस सीरम की बात कर रहे हो। यानी कि कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके बॉडी में जो सीरम बन रहा है, उस सीरम में पहले से एंटीबॉडीज प्रेजेंट है किसकी, टिटनस की। तो उस सीरम को आप क्या नाम दे रहे हैं, एंटी सीरम नाम दे रहे हैं, ठीक है। एंटीजेंस के खिलाफ एंटीबॉडीज को बना के रखने के जो काम होता है, सीरम्स अपने पास रखे होते हैं, उन सीरम्स को हम लोग एंटी सीरम्स नाम देते हैं, जो कि हम लोग वैक्सीन के रूप में या इंजेक्शन के रूप में यूज करते हैं आर्टिफिशियल इम्यूनिटी को बरकरार रखने के लिए। आगे पढ़ेंगे हम लोग इम्यूनिटी का, जब हम लोग प्रकार पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आइए चलते हैं आगे। तो एंटी सीरम कंफर्म। अगर देखो कोई भी अगर कोई दिक्कत होगी तो आप हमें व्हाट्सएप कर देना बच्चों, अभी चलिए, ठीक है। या आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, व्हाट्सएप तो आपके पास होगा नहीं, तो आप कमेंट सेक्शन में अभी पूछ लेना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप पूछोगे तो वहां पे आपको जवाब मिल जाएगा। चलिए आगे कुछ और हम लोग टर्म देखते हैं इस इम्यून सिस्टम में, कुछ और टर्म हम लोग देखते हैं। सबसे पहला टर्म होता है वेनम। वेनम क्या है, वेनम याद करो, आप 6-7 से पढ़ते आ रहे हो, वेनम होता क्या है। वेनम हमारा क्या होता है, पॉइजन, यानी वेनम वर्ड का यूज हम लोग करते हैं, इट इज यूज फॉर पॉइजन। वेनम वर्ड यूज फॉर पॉइजन, वहां पे लिख लेना, वर्ड यूज फॉर पॉइजन, वेनम वर्ड यूज फॉर पॉइजन, यानी कि जो पॉइजन्स की बात आती है
और वो भी किसके पॉइजन्स की, स्नेक के पॉइजन्स की, तब हम लोग वेनम नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, वेनम नाम देते हैं। या हम कह सकते हैं कि कहीं भी जब और पॉइजन्स की बात आती है तो हम लोग वहां पे पॉइजन्स ना कह के साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको वेनम कहते हैं। ठीक है, वेनम का मतलब ही होता है पॉइजन। चलिए, वेनम देख लिया, एंटी वेनम देख लो। किसी भी पॉइजन के अगेंस्ट, किसी भी पॉइजन के अगेंस्ट जो एंटीडोट होता है उसी को हम लोग एंटी वेनम कहते हैं। अब यहां पे देखो लिखा हुआ है, एंटी वेनम इज ए एंटीडोट विच इज फॉर्म्ड अगेंस्ट द वेनम, अगेंस्ट द वेनम, इट इज आल्सो एंटी सीरम, एंटी सीरम। देखो हमने क्या कहा, कोई ऐसा सबस्टेंस या कोई ऐसी एंटीडोट जिसको हम नाम दे रहे हैं, या ऐसा कोई एंटी वेनम, या ऐसा कोई सबस्टेंस, ऐसा कोई एंटी सीरम जो हमारा किसके अगेंस्ट फॉर्म्ड हो, वेनम के अगेंस्ट फॉर्म किया जाता है, उसी को हम लोग नाम देते हैं एंटी वेनम। ये आपका एंटी सीरम भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि एंटी सीरम में ही आपकी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, तो इसलिए ये आपके एंटी सीरम हो सकते हैं, क्योंकि हमको हमारे पता है कि एंटी सीरम में हमारा क्या होता है, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये आपके एंटी सीरम भी हो सकते हैं एंटी वेनम के रूप में। ठीक है, एग्लूटिनेशन, एग्लूटिनेशन, एग्लूटिनेशन का मतलब क्या है, देखो एक्चुअली देखो होता क्या है स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात आप देखो, जैसे ये हम लोगों का पेन है, तो ये पेन और ये पेन का कैप है, ये पेन है और ये पेन का क्या है, कैप है। मैं कह रहा हूं ये कैप इस पेन के लिए बना हुआ है, तो ये इस पे फिटेड हो जा रहा है। लेकिन अगर मैं वहीं पे हाइलाइटर का अपने ले लूं, एक मिनट रुको, हाइलाइटर का कैप लूं और इस पेन में फिक्स करने के लिए रखूं, तो ये हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं। अब देखो होता है क्या है, एग्लूटिनेशन क्या होता है, देखो हमने क्या बताया, एंटीजन्स हमारी बॉडी में एंट्री करेंगे, एंटीबॉडीज बनाएंगे, बॉडी हमारी क्या करेंगी, एंटीबॉडीज बनाना चालू करेंगी, ये हमारा क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाता है। अब होता क्या है, एंटीजन्स और एंटीबॉडीज, जैसे एंटीजन्स आया, अब ये एंटीजन्स आया, तो इस एंटीजन्स के अगर वर्क को रोकना है, इसके मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को रोकना है, या इसके मार देना है, तो इसके लिए हमारा जो ये एंटीबॉडीज है, ये वाला यानी कि कैप, ये इस पे आके कहीं पे बाइंड होना चाहिए, या इससे कोई रिएक्शन कर देना चाहिए, जिसकी वजह से ये क्या हो जाए, ये हमारा कैसा हो जाए, नॉन फंक्शनल हो जाए। कैसा हो जाए, नॉन फंक्शनल हो जाए। कौन, हमारा एंटीजन्स, किसके लगने से या किसके बाइंड होने से, हमारे एंटीबॉडीज के बाइंड होने से। तो ये आप याद रखिएगा कि एग्लूटिनेशन क्या है, रिएक्शन बिटवीन एंटीजन्स एंड एंटीबॉडीज, यानी कि जो रिएक्शन आपकी एंटीबॉडीज और एंटीजन्स के बीच में होती है, उसी रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं एग्लूटिनेशन। नोट आपका लिखा हुआ, बिकॉज दिस रिएक्शन अकर्स इन सीरम, सो द स्टडी ऑफ एग्लूटिनेशन इज कॉल्ड सेरोलॉजी। देखिए एंटीबॉडीज कहां बन रहे हैं, ब्लड में, एंटीजन्स कहां से आ रहे हैं, बाहर से हमारे, किसके थ्रू, एयर के थ्रू, एयर के थ्रू आ सकते हैं, वाटर के थ्रू आ सकते हैं, फूड कंटामिनेंट के थ्रू आ सकते हैं, और जिसका एब्जॉर्प्शन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, और जिसकी वजह से वो भी कहां पे जाएंगे, ब्लड में जाएंगे। ठीक है, तो हम कहते हैं कि इन दोनों का, एंटीजन्स और एंटीबॉडी का जो रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन कहां पे होता है, हमारे सीरम के अंदर होता है, जिसकी वजह से इसके स्टडी को, यानी कि
नेशन की स्टडी को हम लोग नाम दे देते हैं क्या, सेरोलॉजी। क्या नाम दे देते हैं, सेरोलॉजी। आइए आगे चलते हैं, कुछ और टर्म्स देखते हैं। टॉक्सॉइड, टॉक्सॉइड, टॉक्सॉइड कुछ नहीं है, ये एक प्रकार का वैक्सीन है, आप कह सकते हो, ठीक है। वैक्सीन का मतलब आप देख सकते हो ऐसे सुनो, टॉक्साइड, यहाँ पे नाम हम देते हैं टॉक्साइड। टॉक्साइड हम लोग नाम देते हैं वैक्सीन का। यहाँ पे एक तरह से ये आप कह सकते हो कि एक वैक्सीन है। यहाँ पे हम उन वैक्सीन के लिए नाम देते हैं जिसमें बैक्टीरियल सेल से टॉक्सिक एलिमेंट निकाल के, टॉक्सिक सबस्टांस को निकाल के एंटीजेंस का रूप दिया जाए या एंटीबॉडीज के रूप दिया जाए, या एंटीबॉडीज या एंटीजेंस के रूप में किसी भी बैक्टीरिया का टॉक्सिक एलिमेंट या टॉक्सिक सबस्टेंस जो हम लोग निकालते हैं उसी को टॉक्साइड कहते हैं, और वो वैक्सीन के रूप में हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो आप ये बस याद रखिएगा कि ये क्या है, एक टाइप का हमारा वैक्सीन है। अब आ जाइए इंटरल्यूकिन, ये क्या है, इंटरल्यूकिन। इंटरल्यूकिन देखो एक्चुअली इसके नाम से ही पता चल रहा है, इंटर मतलब बिटवीन, ल्यूकिन मतलब लिम्फोसाइट, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे डिफिनेशन भी दे रखा है हमने, इट इज अ केमिकल विच वर्क बिटवीन टू ल्यूकोसाइट, यानी कि एक ऐसा केमिकल्स जो दो ल्यूकोसाइट के बीच में इंफॉर्मेशन के आदान प्रदान के लिए ही वर्क करता है, उसी केमिकल्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, इंटरल्यूकिन नाम देते हैं। देयर आर प्रेजेंट इन मेनी फॉर्म, जो कि प्रेजेंस हो सकते हैं हमारे बहुत सारे फॉर्म में, आप देख सकते हो, जैसे कि IL-1, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, ऐसे कई फॉर्म में ये प्रेजेंट हो सकते हैं। आप यहाँ पे देख लो कि वहां पे हमने दो WBC के सेल्स बनाए और दोनों WBC के बीच में IL-1 हमने एक क्या किया है, इंटरल्यूकिन बनाया है, जिसकी वजह से WBC से WBC में जो इंफॉर्मेशन हो रही है वो आपकी ट्रांसफर हो रही है, इसकी वजह से, इस इंटरल्यूकिन्स की वजह से। तो आप ये याद रखिएगा कि इंटरल्यूकिन्स क्या है, ये एक ऐसे सबस्टेंस है जो दो ल्यूकोसाइट के बीच में अपना वर्क करते हैं, या उनके बीच में अपना वर्क करें, उसी को हम लोग क्या करते हैं, इंटरल्यूकिन कहते हैं। आगे चलते हैं और अब हम लोगों का देखते हैं इम्यूनिटी के बारे में, इसके बारे में, इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी को हमने पहले ही डिफाइन किया है, इट इज अ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज और पैथोजेंस, डिजीज और पैथोजेंस, ये हमारा इम्यूनिटी है। लेकिन अब ये इम्यूनिटी हमारा कई प्रकार से हो सकता है, कई प्रकार के पाए जा सकते हैं, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इस इम्यूनिटी को हम लोग क्या करते हैं, कई पार्ट में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं, या इसको इम्यूनिटी को कई पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कि कितने पार्ट में हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो आपकी इम्यूनिटी है वो हम लोग क्या कहते हैं कि इम्यूनिटी को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, जिसमें हम लोग कॉन्जेनाइटल और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को मानते हैं, यानी कि दो टाइप का इम्यूनिटी हम लोग मानते हैं, कॉन्जेनाइटल और एक्वायर्ड, कॉन्जेनाइटल और आपके एक्वायर्ड। देखिए इसका मतलब क्या है, कॉन्जेनाइटल और एक्वायर्ड, इसके मतलब, इसके अर्थ की वजह से ही इसको हम लोगों ने बांट रखा है। देखो स्टूडेंट्स, कॉन्जेनाइटल का मतलब होता है जेनेटिकली प्रेजेंट हो, जो इम्यूनिटी आपके जेनेटिकली प्रेजेंट होती है उन इम्यूनिटी को हम लोग कॉन्जेनाइटल इम्यूनिटी कहते हैं, यानी कि आपके माता पिता से आप में जो इम्यूनिटी आती है वही इम्यूनिटी आपकी कहलाती है, कॉन्जेनाइटल इम्यूनिटी कहलाती है। जबकि वहीं पे एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात अगर की जाए तो ये इम्यूनिटी हम लोग आफ्टर बर्थ एक्वायर करते हैं, या हमारे जन्म के बाद ये हमको मिलते हैं, तो उस वजह से हम कहते हैं कि ये हमारा इम्यूनिटी क्या है, आपका आफ्टर बर्थ रिक्वायर्ड है, यानी कि आफ्टर बर्थ हमें ये एक्वायर किया जाता है, और इसी वजह से हम लोग कहते हैं इम्यूनिटी को एक्वायर्ड इम्यूनिटी।
सबसे पहले ये चीजें आप याद रख लीजिए कि इम्यूनिटी को हम लोगों ने बांटा किसके आधार पे है। इम्यूनिटी को हम लोगों ने सिर्फ इसी आधार पे बांटा ही है कि कौन इम्यूनिटी, जैसे देखो दो तरह से मिल सकती है इम्यूनिटी। कुछ इम्यूनिटी हम लोगों को बचपन से, यानी कि हम लोगों के जन्म लेने से पहले से ही हम लोगों में बॉडी में मौजूद होती है, और कुछ इम्यूनिटी हम लोगों के बचपन के बाद प्रेजेंट होती है। तो बचपन के पहले और बचपन के बाद, इसी दो आधार पे हम लोग पूरी इम्यूनिटी को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो कॉन्जेनाइटल और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये आपकी क्या है, बिफोर बर्थ अगर आपकी मतलब है इम्यूनिटी है, आपके जेनेटिकली प्रेजेंट है इम्यूनिटी, तो वो कौन सी इम्यूनिटी कहलाएगी, आपकी कॉन्जेनाइटल इम्यूनिटी कहलाएगी। कॉन्जेनाइटल, और अगर आपके बर्थ के बाद एक्वायर की जा रही है आपके द्वारा, आपके बॉडी के द्वारा क्या, हमारी इम्यूनिटी, उसको इम्यूनिटी को हम लोग क्या नाम देंगे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी नाम देंगे। आगे चलते इन्हीं का दो तीन नाम से हम लोग जानते हैं। देखिए आपको इन्नेट, कॉन्जेनाइटल इम्यूनिटी को हम लोग इन्नेट इम्यूनिटी भी कह सकते हैं। ये आपका, इसका मतलब क्या होता है, बाय बर्थ। इन्नेट का मतलब बाय बर्थ होता है, यानी कि जो जन्म से ही जो इम्यूनिटी प्रोवाइड हो रही है या जो हम में है, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, इन्नेट इम्यूनिटी या कॉन्जेनाइटल इम्यूनिटी। जबकि एक्वायर्ड वाले को एडाप्टिव आप कहते हो। एडाप्टिव का मतलब वही बात हो रही है, सेम चीज है, एक्वायर्ड या एडाप्टिव। एक्वायर्ड का मतलब बर्थ के बाद एक्वायर की जा रही है, एडाप्टिव का मतलब बर्थ के बाद जब बच्चा जन्म ले रहा है तो वो इन्वायरमेंट के थ्रू अपना एडाप्टेशन कर रहा है, किसके, इन्वायरमेंट को, इन्वायरमेंट में एडाप्टेशन का करना, या इन्वायरमेंट के थ्रू, या हम कह सकते हैं इन्वायरमेंट के अगेंस्ट जो एडाप्टेशन हो जाती है, वो भी हमारी क्या कहलाती है, आपके एडेप्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। ये दोनों हम कह सकते हैं एक्वायर्ड, एडाप्टिव, ये दोनों एक ही हैं आपके। वहीं एक और है, हम लोग कॉन्जेनाइटल इम्यूनिटी को इन्नेट इम्यूनिटी भी कह सकते हैं और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्यों कहते हैं, कि देखिए इनके जो एक्शन होते हैं, इनके जो एक्शन होते हैं इन इम्यूनिटी के या इन एंटीजेंस के या इन एंटीबॉडीज के, वो क्या होते हैं, सभी एंटीजेंस के लिए सेम होते हैं। इस इम्यूनिटी का जो एक्शन होगा वो क्या होगा, सभी एंटीजेंस के लिए एक होगा, सेम होगा, स्पेसिफिक नहीं होगा। किसी ऐसा नहीं होगा कि कोई एक एंटीजेंस के लिए कोई एक एंटीबॉडीज बनी होगी, ऐसा इसमें देखने को नहीं मिलता है। जबकि यहीं पे हम लोग बात करते हैं जब एक्वायर्ड या एडाप्टिव इम्यूनिटी में, तो वहाँ पे हम लोगों को देखते हैं कि स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी इसको हम लोग नाम देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि स्पेसिफिक इम्यूनिटी का मतलब ही है कि वो इनमें हमारे जो बचपन के बाद जो इम्यूनिटी हम लोगों को मिलती है, उस इम्यूनिटी में, या जो हम लोग एक्वायर करते हैं बचपन के बाद, उन इम्यूनिटी में जो आपकी एंटीबॉडीज होती हैं वो किसी एक स्पेसिफिक एंटीजेंस के लिए होती है, ना कि हर एंटीबॉडीज हर एंटीजेंस के लिए होंगी या एक एंटीबॉडीज हर एंटीजेंस के लिए हो। तो यहाँ पे एक एंटीबॉडीज इसी एक स्पेसिफिक एंटीजेंस के लिए होगी, और इसी वजह से हम लोग इसको स्पेसिफिक इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं, किसको, एक्वायर्ड को या एडाप्टिव को। अब बात आती है, देखो आगे चलते हैं, और एक्वायर्ड को हम लोग और भी कई पार्ट में बांटते हैं। यहाँ पे देखो इसको हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, एक एक्टिव और दूसरा पैसिव। देखिए नाम से ही इसके पता है कि एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी का मतलब क्या है। देखो अगर आपकी बॉडी एक्टिवली काम करती है एंटीबॉडीज बनाने के लिए, तो जो आपकी इम्यूनिटी कहलाएगी वो इम्यूनिटी कहलाएगी एक्टिव इम्यूनिटी। यानी कि जब आपकी बॉडी एक्टिवली काम करके एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करे, तो वो कहलाएगी आपकी क्या, एक्टिव। लेकिन जब आपकी बॉडी को प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज देना पड़े, यानी कि आपकी बॉडी जब एंटीबॉडीज ना बनाए, तो उस इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं, पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। यानी कि ऐसे पैसिव इम्यूनिटी में आपकी बॉडीज इम्यूनिटी नहीं बनाती है, यानी कि आपकी बॉडीज एंटीबॉडीज नहीं बनाती है,
बल्कि इसको इम्यूनिटी प्रदान करने के लिए आपके बॉडी को हमको बाहर से क्या देना पड़ता है, एंटीबॉडीज देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है, एंटीबॉडीज देनी पड़ती है। तो आप ये याद रखिएगा कि यहाँ पे देखो दोनों के दोनों, चाहे वो एक्टिव हो चाहे वो पैसिव हो, इन दोनों को फर्दर हम लोग डिवाइड करते हैं नेचुरल और आर्टिफिशियल में। आगे पढ़ेंगे कि क्यों नेचुरल और आर्टिफिशियल में करेंगे, लेकिन एक चीज याद रखना कि आप लोगों की जब एक्टिव इम्यूनिटी होगी और जब पैसिव इम्यूनिटी होगी तो इसमें हम लोगों का कौन से, हम लोगों का यानी कि क्या चीजें हम लोग इसमें इंजेक्ट करेंगे उसकी बात अगर करें, या हम लोगों को क्या चीजों की जरूरत होगी एक्टिव इम्यूनिटी में, क्योंकि हम लोगों की बॉडी क्या है, एक्टिवली एंटीबॉडीज बनाने वाली स्थिति में है। यानी कि अगर कोई एंटीजेंस हम लोगों को क्या होगा, हम लोगों के बॉडी में एंट्री करेगा तो एंटीबॉडीज बनेगी। लेकिन जबकि हम लोग पैसिव वाले में देखते क्या है कि हम लोगों की बॉडी को एंटीबॉडीज देनी पड़ती है, न कि एंटीजेंस देनी पड़ती है। यहां पे देखो एक्टिव नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी की अगर बात करें तो यहां पे हम लोग जो देखते हैं वो हम लोग देख सकते हैं कि जो इसका आप कह सकते हो कि ये आपकी जो पाई जाती है वो आपकी इन्फेक्शन से हो सकती है। यानी कि यहाँ पे आप देखो आपकी बॉडी एक्टिव पैसिव किसके आधार पे बांटी गई है, एंटीबॉडीज बनाएगी कि नहीं बनाएगी। देखो अगर नेचुरली हमको इन्फेक्शन होता है या नेचुरली हमको कोई एंटीजेंस से हमारा क्या होता है, कांटेक्ट होता है, तो उस नेचुरली एंटीजन से कांटेक्ट होने के बाद वो एंटीजन जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर एंट्री करेगा, हमारी बॉडी उस एंटीजन के खिलाफ क्या करने लगेगी, एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगी। और हम कहेंगे वो क्या है, हमारा एक्टिव इम्यूनिटी सिस्टम है। ठीक है, या एक्टिव इम्यूनिटी है। दूसरी चीज हम लोग ये कह सकते हैं कि एंटीबॉडीज बनवाना है, लेकिन अब की बार जो आपका एंटीजेंस है वो आपके बॉडी के संपर्क में या आपके बॉडी के अंदर नेचुरली नहीं जा रहा है, बल्कि कैसे जाए, आर्टिफिशियली जाएगा। और जिसकी वजह से आपकी बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करना शुरू करेगी, जिसके एग्जांपल्स हम लोग वैक्सीनेशन देखते हैं। वैक्सीनेशन में हम लोग क्या करते हैं, वैक्सीनेशन में जैसे कोरोना वाला वैक्सीन अभी चल रहा है, तो कोरोना वाले वैक्सीन में हम लोग क्या कर रहे हैं, कोरोना के जैसे एक एंटीजेंस को बना के आपके बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जा रहा है। कोरोना जैसे एंटीबॉडीज एंटीजेंस को बना के आपके बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जा रहा है, और जैसे ही आपके इंजेक्ट किया जा रहा है आपकी बॉडी उस एंटीजेंस को पहचानने के लिए शुरू हो जा रही है, क्योंकि नॉन सेल्फ एंटीजेंस की तरह ये काम कर रहा है, और जिसकी वजह से बॉडी हमारी क्या कर जा रही है, तुरंत उस एंटीजेंस को पहचान ले रही है और उसके अगेंस्ट क्या कर रही है, एंटीबॉडीज फॉर्मेशन कर रही है। क्या कर रही है, एंटीबॉडीज फॉर्मेशन कर रही है। तो जिसकी वजह से वो एंटीबॉडीज जो फॉर्मेशन कर रही है तो वो एंटीजेंस को रोकने का काम कर रही है, जिसकी वजह से अगर आप में फिर दोबारा से आप अगर मान लीजिए कि आप इन्फेक्टेड हो जाते हो या किसी कोरोना वाले व्यक्ति के साथ तो आपका संपर्क हो जाता है, जिसकी वजह से आप कोरोना वाले वायरस को जब एंट्री करोगे आपके, यानी कि कोरोना वाला वायरस आपके पैथोजेंस के रूप में जब आपके बॉडी में एंट्री करेगा, तो उस समय आपके वैक्सीन की वजह से जो एंटीबॉडीज बन चुकी है वो एंटीबॉडीज आपके उस कोरोना वायरस से क्या करेगी, आपको बचाने का काम करेगी। ठीक है, तो वहां पे जो एंटीबॉडीज बनी वो वैक्सीनेशन के द्वारा बनी, लेकिन वैक्सीनेशन में एंटीबॉडी नहीं था, एंटीबॉडी बना का हमारे शरीर में बना है। तो जब भी हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनती है तो उसे हम लोग एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, और जब हमारे शरीर में एंटीबॉडीज नहीं बनती है, बाहर से हमको एंटीबॉडीज देनी पड़ती है हमारे शरीर को, तो हम लोग क्या कहते हैं, पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। अब पैसिव इम्यूनिटी में अगर आ जाइए तो पैसिव इम्यूनिटी में हम लोगों को क्या देना है, एंटीबॉडीज देना है हमारे बॉडी को, जिससे कि उसकी इम्यूनिटी सिस्टम बनी रहे या उसकी इम्यूनिटी सिस्टम बरकरार रहे। तो यहाँ पे देखो आप देखते हो कि नेचुरली अगर हम लोग बात करें तो कोलेस्ट्रम जो है, कोलेस्ट्रम आप जानते हो कि जो मिल्क होती है, जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं वो मदर फीड वाले जो बच्चे होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको 6 महीने तक दूध पिलाना चाहिए माता का, बाकी का उसके बाद आप फिर कुछ खिलाए पिलाएं, उससे
नहीं मतलब है, लेकिन आपको 6 महीने तक अपने शिशु को माता का ही दूध पिलाना चाहिए, ऐसा कहते हैं डॉक्टर्स। क्यों कहते हैं? देखो, जो माँ का पहला पहला दूध होता है, यानी कि बेबी बर्थ होने के बाद जो दूध होता है, उस दूध में आप देखते हो पीलापन होता है। आपके यहाँ अगर आप देखो ह्यूमंस की अगर बात ना करो, अगर आप लोग गाय या भैंसों की अगर बात कर लो, किसी के यहाँ अगर गाय भैंस होगी तो वो आप लोग जानते होंगे कि वहां पे आप देखते होंगे कि क्या है कि उनके जो दूध होते हैं, जो मतलब बर्थ करने के बाद जो दूध मिलता है, उस दूध में आप देखते हो कि हल्का हल्का सा येलोइश कलर होता है, और वो जल्दी जैसे ही आप उसको गर्म करने को रखते हो, वो दूध कैसे हो जाती है? फट जाती है, या हम कह सकते हैं कोआगुलेट हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उस दूध में बहुत ही हाई प्रोटीन होती है। वो तो अलग की बात है, चलो हाई प्रोटीन होती है, लेकिन वो हाई प्रोटीन होती क्या है? ये हाई प्रोटीन्स के साथ साथ उस दूध में हमारे कुछ एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आईजीए। अगर ह्यूमंस मदर मिल्क की बात की जाए तो उसमें हम लोग देखते हैं कि आईजीए नामक की जो एंटीबॉडीज है वो प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से जो बच्चे को वो दूध पिलाती है माँ, तो बच्चे को क्या दे रही है? एंटीबॉडी दे रही है। क्या दे रही है? एंटीबॉडी दे रही है। अब ये एंटीबॉडी उसके शरीर में बन नहीं रहा है, ये एंटीबॉडी उसको नेचुरली मिल रहा है। किससे? अपने मदर से। ठीक है, तो नेचुरली एंटीबॉडीज मिल रहा है उसको अपने मदर से, तो यहाँ पे एंटीबॉडीज मिल रहा है। तो जब एंटीबॉडी मिल रहा है, यहाँ पे एंटीबॉडी परफॉर्म यहाँ पे बन नहीं रहा है, फॉर्मेशन नहीं हो रहा है उसका, एंटीबॉडीज बाहर से आ रहा है और उस एंटीबॉडीज को क्या कर रहा है? वो एंटीबॉडीज की तरह यूज कर रहा है अपने। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाता है। लेकिन अब देखिए, मान लीजिए कि नेचुरली आपको एंटीबॉडीज तो इतना प्रोवाइड हो नहीं सकता, तो मान लीजिए आपको क्या करना है? आपके कोई डिजीज होने की संभावना है, या कोई डिजीज हो गई है जिसकी वजह से आपको एंटीबॉडीज आपके शरीर बना नहीं रही है, तो आपको बाहर से देना पड़ेगा। अब बाहर से देने के लिए भैया हमको क्या करना है? प्री फॉर्म एंटीबॉडीज कहां बनी थी? एंटी सीरम में। अब उस एंटी सीरम से एंटीबॉडीज को निकाल के आप में डाल दें, तो हम क्या कर देंगे? एंटीबॉडीज इंजेक्ट कर देंगे ना आप में। तो हम कहते हैं कि जितने भी आपकी एंटी सीरम वाले जो होते हैं, उस एंटी सीरम का जो वैक्सीन या जो इंजेक्शन हम लोग लगाते हैं, वही आपके क्या होते हैं? आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। जैसे वही रेबीज काट लिया, लेकिन रेबीज का एंटीबॉडीज आपके अंदर बन नहीं रहा है, जिसकी वजह से आपको रेबीज की सुई लगवानी पड़ रही है। कुत्ता काटने के बाद आपको कुत्ते के काटने की सुई लगवानी पड़ती है, और आपको डॉक्टर क्या करता है? उस रेबीज क्या एंटीबॉडीज आपके शरीर में इंजेक्ट करता है, जिसकी वजह से वो एंटीबॉडीज आती है और रेबीज की जो बैक्टीरियाज होती हैं, जो भी चीजें होती हैं, उन पे जाके उन एंटीजेंस पे जाके बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है? उस एंटीजेंस के वर्क को, उस एंटीजेंस के मेटाबॉलिक फंक्शन को, उस बैक्टीरिया के मेटाबॉलिक फंक्शन को रोक देता है, और जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया अपने नंबर्स नहीं बढ़ा पाती हैं, या वो बैक्टीरियाज अपने क्या नहीं बढ़ा पाती हैं? अपने संख्या नहीं बढ़ा पाती हैं, वो जिसकी वजह से अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से वो आपको इन्फेक्शन नहीं कर पाती हैं और आप बच रहते हैं। तो ये रहा आज का पूरा मिला जुला के हमारा इम्यूनिटी सिस्टम। कल हम लोग अगले लेक्चर में जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा इननेट इम्यूनिटी को लेके, तो अगले वाले लेक्चर में अगली चीज़ें हम पढ़ेंगे। आज के लिए स्टूडेंट्स बस इतना ही। आगे आशा करता हूँ कि आप लोग पढ़ रहे होंगे, मस्त होंगे। आज होली है, आज होली भी मनाए होंगे आप लोग, तो अच्छी बात है, आप होली मनाइए, सारी चीज़ें मनाइए, लेकिन ये चीज़ें याद रखिए कि आपको पढ़ना ज़रूर है। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू, थैंक यू, दैट्स ऑल।